गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 15 मार्च 2025। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 8:20 और थर्सडे का अपडेट दूँ तो पहले तो 7 क्लाइंट्स का एडवांस टैक्स की समरी बनाई है मैंने। ठीक है, तो अभी एक वीडियो में दिखाता हूँ मैं कि समरी कैसे बनाते हैं हम लोग और एडवांस टैक्स की। उसमें टोटल क्या क्या थोड़ा सा प्रोसेस होता है। छोटा सा काम है, ज़्यादा कुछ था नहीं। मुझे लगा बहुत बड़ा होगा बट इतना कुछ था नहीं वैसे भी। ठीक है, ये देखो। तो ये है हमारी एडवांस टैक्स की समरी। नॉर्मली हम अलग अलग शीट्स पे अलग डाटा डाल देते हैं बट अभी इसमें कुछ नया किया है हमने। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास कितना टीडीएस कटा है अभी तक, और टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स कटा है वो सब दिख जाता है। तो स्टार्ट में जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे तो इसको इग्नोर करो। यहाँ पे ये दिख रहा है एक्सपेक्टेड सेल अप टू मार्च। तो यहाँ पे अभी हमारे क्लाइंट ने बोला था कि उसकी 4 करोड़ की सेल है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड सेल मिल गई। इसके बाद ये टोटल सेल हो गई अपनी। इसके बाद आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है इसमें, अब यहाँ पे परसेंट दिख रहा है। अब जैसे मैंने ये 5% को अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो इसमें फॉर्मूला सेट है सारा। जैसे मैं 5 को अगर 6 कर दूंगा तो दिख रहा है, ये सब अपने आप उठा लेता है। सारा फॉर्मूला सेट है इसमें बराबर। तो इस पर कितना प्रॉफिट होगा हमारा वो दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पे है एडजस्टेड इनकम डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर आईटीआर। तो अभी हमारे ऑफिस की समरी है, अगर दूसरे ऑफिस की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, दूसरी फॉर्म्स की। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने पिछले साल की किसी इनकम को यहाँ पे बढ़ाया या फिर कम किया है क्या इस साल में। ठीक है, तो वो डाटा इधर आएगा। उसके बाद टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी हमारे इसके अंदर। उसके बाद टैक्स कितना कैलकुलेट करेगा वो बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अभी तक यानी कि जैसे अभी कितना चल रहा है, 4th क्वार्टर का मार्च चल रहा है अभी। ठीक है, तो अभी तक हमारा पूरे साल में कितना टीडीएस कटा है या फिर टीसीएस कटा है साथ में। ये दिख रहा है यहाँ पे, टोटल आ रहा है यहाँ पे टीडीएस प्लस टीसीएस। उसके बाद कोई एडवांस टैक्स कटा हमने पे किया है तो वो भी इधर आ जाएगा। अब ये टोटल टैक्स है जो हमको पे करना है। दिख रहा है यहाँ पे 26%, नहीं क्योंकि ये कंपनी का मैंने समरी उठाया है तो यहाँ पे 26% बता रहा है कंपनी को। टोटल टीडीएस टीसीएस कितना है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ये टैक्स में से 5,20,000 में से ये माइनस हो जाएगा इतना अमाउंट, और इतना अमाउंट रह जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स पेबल इतना रह जाएगा 81,973। अब उसका एक यहाँ पे बाइफर्केशन है, कितना टैक्स हमको पे करना है, कितना टैक्स हमने पे किया है, इतना टैक्स हमको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स। और अगर लेट पेमेंट करते हैं तो 819 रुपये इतना हमारा इंटरेस्ट आएगा अप्रॉक्स। ओके, ये बस बताने के लिए इतना पे ही नहीं करना है अभी। अगर 15 तारीख के बाद अगर करते हैं तो इतना पे करना पड़ेगा, इसलिए ये बता रहा है खाली। समझ गए, ये मेरे ख्याल से कुछ 1% है लग रहा है मुझे। तो ये एक ब्रीफ समरी है जो हमको क्लाइंट को भेजनी पड़ती है डाटा डाल के। ठीक है, और उस दिन रात में मैं शायद 11-16 की ट्रेन से गया, क्योंकि 13 तारीख को थर्सडे था, 14 तारीख को होली थी, तो वो छुट्टी चाहिए थी उसके लिए। मतलब वो तो मिलती ही ऑब्वियसली, बट अभी उस दिन काम नहीं करता पूरा तो आज बर्डन आता सारा काम का, क्योंकि अभी ड्यू डेट है। एक 31st तक भी भर सकते हैं बट फिर उसमें लगती है फीस, लगती है एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट जाता है अच्छा खासा। तो एक एडवांस टैक्स का काम हुआ उस दिन। उसके बाद पीएफ ईएसआई की भी ड्यू डेट होती है, 15 तारीख होती है। तो हमारे जो क्लाइंट है बड़ा वाला, मतलब जिसका पीएफ ईएसआई का काम होता है सबसे बड़ा, तो उसका तो पहले वो अटेंडेंस डालनी होती है, फिर डेज मैच सैलरी मैच करनी होती है, फिर उसके बाद उसको पीएफ ईएसआई भी मैच करना होता है, फिर उसको हम एक्सट्रैक्ट करवा के पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। और पोर्टल पे भी आप ऐसे अपलोड नहीं करते हो, उसकी भी शीट का भी एक वीडियो बना के मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो ये है हमारी पीएफ ईएसआई की शीट। तो ये सब डाटा मैंने निकाला है एक्सेल से, आई मीन टैली से। जो डाटा फाइनल होता है फिर उसको एक्सेल में निकालना पड़ता है, फिर यहीं से डाटा कॉपी पेस्ट करके एक दूसरी एक्सेल में डालना पड़ता है जो पोर्टल से निकलती है। ठीक है, उसमें डाल के फिर वो एक्सेल को पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है। दिख रहा है यहाँ पे अभी लेबर्स का नाम है, ये सब लेबर्स है तो इन सब के नाम है। ठीक है, लेबर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बट फिलहाल ये जो नाम दिख रहे हैं ये सब लेबर के नाम है जो साइट पे भेजते हैं। उसके बाद ये उनका यूएन नंबर, ये यानी कि आप पीएफ नंबर भी बोल सकते हो। फिर ये उनका ईएसआई नंबर, उसके बाद कितने दिन उन्होंने काम किया है साइट पे। ठीक है, उसके बाद उनका बेसिक सैलरी जिसके ऊपर उनका पीएफ ईएसआई कैलकुलेट होता है। इसको इग्नोर करो फिलहाल आप, ये वो इससे सेम ही है। यहाँ पे उनका फिर 0.75% से उनका ईएसआई कटता है तो वो वैल्यू इधर आएगी।
फिर उनका पीएफ अमाउंट कितना है, 12% से जो कटता है वो इधर आएगा। उसके बाद एक ये शॉर्ट समरी मुझे बनानी पड़ती है साइड में, क्योंकि जब ईएसआई की शीट आप अपलोड करते हो ना, तो वहाँ पे आपको कितना दिन काम किया बंदे ने वो दिखाना पड़ता है, यानी कि ये प्रेजेंट डेज। लेकिन उसके उल्टा जब अभी आप पीएफ की शीट अपलोड करते हो ना, तो आपको अब्सेंट डेज अपलोड करने पड़ते हैं कि कितना दिन अब्सेंट था बंदा, समझ रहे हो। और ये स्टैंडर्ड डेज है, तो हम लोग इसमें से सीधा इसको माइनस ये कर देते हैं, स्टैंडर्ड में से प्रेजेंट डेज माइनस कर देते हो, अब्सेंट आ जाता है। और जो चीज़ माइनस में आती है उसको मैं जीरो में डाल देता हूँ। सर ने मतलब फॉर्मूला बताया था एक, बट वो मुझे याद नहीं है, तो मैं फिर ये एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। मतलब ये कुछ अपना अलग अलग निकलता रहता है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये एक शीट रहती है, बहुत ईजी शीट है। बस मेन काम जो रहता है वो यही इसमें टैली में होता है। टैली का डाटा आपका बराबर है तो ये डाटा भी बराबर रहेगा, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करो। बस चीज़ें बराबर कॉपी पेस्ट करनी है, वरना गलती बहुत ज़्यादा होती है कॉपी पेस्ट में भी। ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स का अपडेट दूँ तो अभी प्रोफेशनल टैक्स के लिए तो 31 है, अभी भी 31 मार्च तक। तो सर ने बोला है कि फ़िलहाल के ना काम करो, सबकी ना प्रोफेशनल टैक्स की जो रिटर्न है ना वो नील पर फाइल कर दो। तो क्योंकि अभी टाइम है नहीं फ़िलहाल ज़्यादा, क्योंकि और भी काम पड़े हुए हैं। तो सर ने बोला प्रोफेशनल टैक्स की नील पर रिटर्न फाइल करो, फिर देखते हैं। क्योंकि ना क्या कुछ क्लाइंट है जिनसे ना सैलरी की डिटेल मंगवानी पड़ती है कि आपके कौन कौन से कितने एम्प्लॉयज़ थे, मेल और फीमेल, ये 2 बाइफर्केशन चाहिए होते हैं। क्योंकि जब वो जो यूटिलिटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेल फाइल जैसे होती है एक, ठीक है, जो कि अपने को पोर्टल पे से हम डाउनलोड करते हैं। उसको निकालने के बाद उसमें आपको डालना पड़ता है कि कितने मेल है, कितनी फीमेल है, फिर उनकी सैलरी कितनी है। तो उसके हिसाब से फिर वो अमाउंट कैलकुलेट करता है। ठीक है। मतलब उसमें एक रेंज दी होती है, जैसे कि 7,500 से ऊपर के कितने मेल है, फीमेल के लिए 10,000 की लिमिट है। बट वो अभी प्रोफेशनल टैक्स की लिमिट जो है अभी चेंज होने वाली है, नया जो इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसमें चेंज होने वाली है। बट फिलहाल है कि 10,000 तक नील है लेडीज़ के लिए, और जो जेंट्स है उनके लिए 7,500 रुपये के ऊपर अगर सैलरी जाती है तो कुछ 175 रुपीज़ कटता है प्रोफेशनल टैक्स। 10,000 के ऊपर जाएगा तो कुछ 200 रुपये कटता है। ठीक है। तो ये कुछ काम है जो अपने थर्सडे के दिन हुए। उसके बाद अभी अपने आने वाले कुछ प्रोजेक्ट है जो उनको बताने थे, जैसे कि अभी कुछ नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं। सीरीज़ जैसे कि अपनी ऑफिस टॉक्स करके एक सीरीज़ चालू किया था मैंने बीच में, मतलब अभी चल रहा है वो भी। उसके बाद मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। तो वो भी चल रही साथ में। अभी और एक चीज़ है, जैसे कि मेरे को एक इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है रील वर्सेस रियल करके, तो वैसे एक मैंने बनाने का सोचा है, बुक्स वर्सेस प्रैक्टिकल। ठीक है। और किसी के पास और कुछ अच्छा नाम होगा तो बताना, बट मेरे दिमाग में तो बस इतना ही आया फिलहाल, बुक्स वर्सेस प्रैक्टिकल। मतलब बहुत सारी चीज़ होती है ना जो बुक्स में नहीं होती, या फिर होती है तो अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ में अलग है। तो उसके लिए एक शॉर्ट, ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी तो वीडियो बना लेंगे, नहीं तो शॉर्ट बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक 22 मार्च को एक हॉस्पिटल का ऑडिट है अगेन। मतलब मैं जो अभी एक वीडियो बना के डाला था मैंने, जस्ट लोग हॉस्पिटल का गया था, तो अभी 22 तारीख को और एक ऑडिट है, तो अभी वहाँ पर जाना है। मतलब अभी मैंने कंफर्म नहीं किया उस ऑडिट के लिए, तो वही उनसे कॉल करके पूछना है कि लास्ट कब तक कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि आज कितनी 15 तारीख है, 22 तारीख को वो ऑडिट है। जाने मिला तो अच्छा है, जाके वहाँ पे से फिर एक सब्सक्राइबर भी है साथ में, मिल गया तो अच्छा ही, क्योंकि फिर एक ऑडिट का कुछ ठीक ठाक पे है। पेमेंट थोड़ा कम है, बट हॉस्पिटल का ऑडिट है इसलिए मैं सोच के गया, क्योंकि कुछ नया सीखने मिलेगा। और ना मैं उसको अपने सीवी में भी ऐड करता हूँ, तो ज़्यादा लगता है दिखने में। जैसे कि स्टॉक ऑडिट एक ऐसा टाइटल रहता है मेरे सीवी में, ऑडिट करके, उसके अंदर स्टॉक ऑडिट, उसके अंदर किस जगह का ऑडिट किया वो लिखता हूँ मैं, ताकि वो जैसा इंप्रेशन पड़े। जैसा अगर आप सिर्फ उसमें इतना डाल दो कि मैंने स्टॉक ऑडिट किया है, इन्वेंट्री ऑडिट किया है ना, तो कोई इतना वैल्यू नहीं देता कोई। इसलिए आप स्पेसिफिक होकर थोड़ा डालो ना तो ज़्यादा शो होता है वो। ठीक है। उसके बाद अभी मंडे को, यानी कि कितने तारीख आ रही है मंडे को, 17 मार्च 2025 को एक हमारे ऑफिस का अपडेट है, जो मैंने घाटकोपर का वीडियो डाला था। घाटकोपर से कहा गया था यार वो, मैं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो घाटकोपर से कुछ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हाँ, घाटकोपर से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो मैं लास्ट टाइम डाला था मैंने ऑडिट का एक वीडियो, जो हमारे ऑफिस का ही क्लाइंट है, तो उसके यहाँ पे जाना है वापस ऑडिट के लिए। उस टाइम जब ऑडिट को गया था तब मैंने सेल्स का ये किया था ऑडिट,
ठीक है। जैसे कि फिजिकल बिल है तो होते हैं आपके पास हार्ड कॉपी, और एक्सेल से डाटा निकाल के एक्सेल में, टैली से डाटा निकालना पड़ता है एक्सेल में, उसको आप फिर मैच करके देखते हो। कोई भी डिफरेंस आएगा तो रिमार्क्स में लिखते हो, फिर वो क्लाइंट से बात करते हो। छोटा छोटा डिफरेंस क्लाइंट से बात करके निकल जाता है। क्लाइंट मतलब क्लाइंट के अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट नहीं है तो फिर क्लाइंट। बड़ा डिफरेंस रहेगा तो फिर रिपोर्ट देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा हर चीज़ सॉल्व करके दे देंगे तो फिर हम क्या निकलेगा ऑडिट रिपोर्ट में, फिर ऐसा लगेगा कुछ मिला ही नहीं। और ऐसा होता नहीं, कभी हमेशा कुछ ना कुछ मिलता ही है आपको, भले माइनर डिफरेंस क्यों ना निकाल के रखो। उसके बाद अभी ये सब तो कुछ आने वाले काम है जो अभी करने अपने को, जैसे कि ये ऑडिट और ये जो मैं अभी सीरीज चालू करने वाला हूँ। उसके बाद अभी जैसे कि सब लोग को पता होगा कि मेरा अभी आर्टिकलशिप ख़त्म होने वाला है अगस्त 2025 में, ठीक है। 8 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, बट थोड़ा पूरा अगस्त जाएगा ही महीना, क्योंकि वो ऑडिट का भी सीज़न रहेगा तो शायद थोड़ा काम शायद मुझे करना पड़े उस टाइम पे। ऑडिट में मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। अभी जैसे कि जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैंने ज्वाइन किया था 8 अगस्त 2023 में, फिर 24 आ गया, फिर उसके बाद अभी 25। मैं पुराने सिलेबस का हूँ, 2016 सिलेबस का CMA में, तो मुझे 6 महीने का ही था आर्टिकलशिप। जो भी नए रजिस्ट्रेशन में है 2026 सिलेबस में, उनको है 15 महीने का आर्टिकलशिप, ठीक है। और फाइनल के एग्ज़ाम देना हो तो मिनिमम 10 मंथ्स, वो देख लेना अपने हिसाब से। तो मैंने तो सोचा था 2 साल का करना है। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई तेरा तो आर्टिकलशिप हो गया होगा तो अभी भी क्यों ऑफिस में, तो भाई मैं सीखने के लिए था मेन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 महीने कंप्लीट करना, मुझे 2 साल चाहिए था पूरा, क्योंकि अटेम्प्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे। अभी 15 महीने करके जाऊँगा तो क्या पता कहीं पे इतना ज़्यादा कुछ भावना मिले, इसलिए 2 साल करूँगा तो कैसा लगता है बराबर। और कल को कुछ जॉब करना पड़े जो स्टडी के साथ में, तो 2 साल बोल सकता हूँ मैं। 15 महीना बोलूँगा तो क्या पता वो लोग 1 साल काउंट करके चले, ठीक से लेते हैं 15 महीना, बट वो 1 साल 15 महीने की जगह 1 साल को वैल्यू दे। बट 2 साल बोल के जाऊँगा तो फिर वो ऐसा लगेगा, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग है, बस इसीलिए बता रहा हूँ। तो अभी अगस्त में ख़त्म होने वाला है, तो कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे अगस्त तक सीखना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है अकाउंटिंग। अभी ऑफिस में मैं तो अकाउंटिंग करता हूँ, मैंने बताया था बिल एंट्री के अलावा और बहुत कुछ है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सीखनी है। ग्रुपिंग कैसे करते हैं सब चीज़ों की। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी मैंने बनाया काफ़ी बार, बट प्रॉपर एक 100% खुद के दम पे बनाना एक अलग बात है, ठीक है। उसके बाद TDS TDCS सीखना है मुझे पूरी तरह से। मैंने अभी काम किया है TDS TDCS का, समरी बना के दी है सिर्फ क्लाइंट्स को, बट समरी बनाने के साथ में और थोड़ी नॉलेज चाहिए कि और किस टाइप के TDS है। फिर उनका पेमेंट तो ईजी है, आप जाओगे पोर्टल पे बहुत ईजी है। मैंने एक लाइन का किया भी शायद मैंने पेमेंट उस दिन, कुछ था मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार का पेमेंट रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं हाँ 30-40 हज़ार का था, क्योंकि पुराना कुछ पेमेंट वो भी पेंडिंग था, और अभी तो ये 30-40 हज़ार का पेमेंट करवाया मैंने उसका। बहुत ईजी था। सुबह में मैंने वीडियो देखा 5-10 मिनट का, शाम में पेमेंट भी कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद एडवांस टैली और एक्सेल सीखना है मुझे। अब एडवांस टैली और एक्सेल का कुछ ऐसा पार्ट है जो हम ऑफिस में करते हैं, बट पूरी तरह से सीखना है, ठीक है, ताकि मैं अपने CV में वो ऐड कर पाऊँ कि भाई मुझे एडवांस टैली और एक्सेल आता है। तो उसमें मैं लिख दूंगा कि एडवांस टैली में मैंने ये काम किया है और एडवांस एक्सेल में ये काम किया है, या फिर मुझे आता है, तो थोड़ा सा वो अच्छा पड़ेगा। क्योंकि अभी मुझे 2-3 काम किए मैंने एडवांस एक्सेल और टैली में, बट मैं वो दिखा नहीं सकता अपने CV में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए। उसके बाद एक जो चीज़ है जो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी मुझे, वो है मेरी फ्लुएंट इंग्लिश। अभी भी ठीक ठाक डिसेंट इंग्लिश बोलता हूँ मैं, बट फ्लुएंट इंग्लिश आएगा तो कैसे आप ना बड़े बड़े मैनेजर्स, CEO, चलो CEO तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैनेजर्स से एटलीस्ट बात कर सकते हो। कुछ हाई स्टैंडर्ड कलीग्स होते हैं ऑफिस में, उनसे बात कर सकते हो। कल को क्लाइंट मिल जाता है कोई, आप मुंबई साइड में जो अगर जॉब देख रहे हो तो क्लाइंट आपको वैसे ही मिलेगा, सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो आपकी इंग्लिश भी वैसी होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। आप अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और मैंने उसके लिए एक नवनीत की ये भी ली है, वोकेबलरी भी ली है, तो उसमें भी थोड़े वर्ड्स में मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में। और इंग्लिश बेटर हो जाएगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम हेल्प भी आएगी। आई होप सीख जाओ तो अच्छा रहेगा, मेरे काफ़ी काम आ जाएगा आगे जाके मुझे। और बाकी किसी के लिए दिमाग में कुछ अच्छा सजेशन हो टॉपिक्स के ऊपर जिस पर वीडियो बननी चाहिए, या तो मुझे बस कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा।
और किसी को आर्टिकलशिप से रिगार्डिंग कुछ दिक्कत होगी तो उसका भी कमेंट कर देना, रिप्लाई आ जाता है मेरा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो मिलते हैं। अभी और भी कुछ छोटा मोटा काम पड़ा है वो निपटा देता हूँ।